विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान शुरू होने में 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार भी बंद हो गया है। अंतिम दिन भी सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया। वहीं चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप जानते हैं कि 11 नवंबर को दूसरे चरण में 243 में बची हुई 122 सीटों पर मतदान होने हैं, यानी कुल 20 जिलों में वोटिंग होगी। इनमें प्रमुख तौर पर सीमांचल क्षेत्र की सीटें शामिल हैं, जो इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। इस फेज में लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जिनके लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के चुनाव में अब तक के सर्वाधिक 65% से ज्यादा वोटिंग को देखते हुए दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतदान के चलते भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक के लिए सील कर दिया गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी 16 सभाएं की। औरंगाबाद में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेडीयू सरकार में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। अगर बदलाव चाहिए तो लालटेन को वोट दीजिए। तेजस्वी को एक मौका चाहिए, क्या आप सब मुझे एक मौका देंगे? वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि अगले 5 सालों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जाएगा। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 3 नवंबर को हरियाणा से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें हजारों लोगों को ले गईं। बिहार के रजिस्टर्ड वोटरों को स्पेशल ट्रेनों की जरूरत नहीं है। रेल मंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। गौरतलब है कि 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि इस बार बिहार की जनता किसकी सरकार चाहती है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और विपक्ष कोई भी लापरवाही करने के मूड में नहीं है। वोट चोरी या किसी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए विपक्ष स्ट्रांग रूम पर नजर गड़ाए हुए है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इतनी सतर्कता के बाद भी चुनाव आयोग हेराफेरी करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष लगातार ऐसे कई सबूत सामने रख रहा है, जिससे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के दबाव में अब चुनाव आयोग सफाई तो दे रहा है, लेकिन अपनी सफाई में भी वो खुद ही घिरता दिख रहा है। एक तरफ वो ये दावा कर रहा है कि आरजेडी की तरफ से जो भी सवाल उठाए गए हैं वो सही है, तो दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि आरजेडी भ्रामक खबरें फैला रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। आधी रात को एक पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। निर्वाचन आयोग ने आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लिया। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन आरोपों की जांच कराई, जिसमें पाया गया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी फुटेज के फीड का डिस्प्ले 2 जगह पर लगाया गया है, एक कंट्रोल रूम में और दूसरा स्ट्रांग रूम के पास बने एरिया में। कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज के फीड डिस्प्ले लगातार चलते रहे, जबकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए बने एरिया में 5 विधानसभा क्षेत्रों में से महनार सीट का सीसीटीवी फुटेज के फीड डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट होने के कारण कुछ देर बंद रहा, जिसे कुछ मिनट में ही फिर से चालू करा दिया गया। वहीं कंट्रोल रूम में लगा महनार विधानसभा का सीसीटीवी फुटेज डिस्प्ले स्क्रीन बिना किसी रुकावट के चालू रहा। यानी आरजेडी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, जो आरोप लगाए गए, उसे चुनाव आयोग ने अपनी जांच में सही पाया है। लेकिन जब बात जवाब देने की आई तो उसकी तरफ से कहा गया कि हाजीपुर स्ट्रांग रूम को लेकर आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट पर जो कुछ भी दावा किया गया है वो तथ्यहीन और भ्रामक है, इसलिए चुनाव आयोग इस तरह की खबर को खारिज करता है। हालांकि आरजेडी ने एक पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए फिर से चुनाव आयोग को घेर लिया और कहा कि चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू बहाने जैसे बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गया, टीवी स्लीप मोड में चला गया, जनरेटर नहीं था, ये नहीं बनाए। यानी चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के आरोपों पर खुद आयोग के जवाब ने ही मुहर लगा दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नए दावे से बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा दावा किया है। राहुल ने कहा कि हमने भी हाल ही में हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा किया और ऐसा ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। बीजेपी और चुनाव आयोग ने वोट चोरी का सिस्टम बनाया है। हमारे पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं, जो हम आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा है। ये हमला नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। इससे भारत माता का नुकसान हो रहा है। देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। मेन मुद्दा वोट चोरी का है। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त, 18 सितंबर और 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का खुलासा किया था।
5 नवंबर को उन्होंने हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख फर्जी वोटरों के शामिल होने का आरोप लगाकर हाइड्रोजन बम फोड़ा था। उस खुलासे के बाद चुनाव आयोग की टेंशन कम हुई नहीं थी कि अब उनके इस नए खुलासे ने चुनाव आयोग और बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी क्या खुलासा करते हैं, ये देखना। नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के बाद फिर से पलटी मारेंगे। बीजेपी से वो काफी नाराज चल रहे हैं, खासतौर पर पीएम मोदी और अमित शाह से। अमित शाह ने तो बीजेपी की ही सरकार बनाने की बात कह दी, तो पीएम मोदी ने अपनी अंतिम रैली में भी नीतीश की सीएम उम्मीदवारी पर मुहर नहीं लगाई। उन्होंने एनडीए का सीएम बनने का दावा किया, जिसके बाद से जेडीयू के अंदर से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि अगर एनडीए को बहुमत मिलने पर नीतीश को सीएम नहीं बनाया गया तो जेडीयू फिर से पलटी मार सकती है। और जब लालू यादव से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। लालू यादव ने साफ कहा कि इस चुनाव के नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बात नीतीश कुमार की है तो अब वो हमारे संपर्क में नहीं है, हमें उनकी जरूरत भी नहीं है, हम उन्हें अब स्वीकार नहीं करेंगे। लालू यादव का यह बयान इसी साल की शुरुआत में दिए गए बयान के उलट है। जनवरी में जब लालू यादव से सवाल किया गया था कि अगर नीतीश साथ में आते हैं तो उनका रुख क्या होगा, तो इस पर लालू ने कहा था कि क्यों साथ नहीं लेंगे, उन्हें साथ में रख लेंगे, उनकी सारी गलतियां माफ कर देंगे। माफ करना हमारा फर्ज है, हम लोग फैसला लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार साथ आएंगे तो रख लेंगे। नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश की जरूरत ही नहीं है, महागठबंधन आसानी से सरकार बनाएगा। लालू के इस दावे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की जीत तय है। एनडीए के नेता भी इस बात को मान चुके हैं। पटना में एनडीए में शामिल मंत्रियों ने तो सरकारी बंगले खाली करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें चुनाव के नतीजों का अंदाजा हो चुका है। बिहार में महागठबंधन सत्ता में आ रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स से जुड़े जमीन घोटालों की कड़ी में एक और मामला सामने आया है। बोपोडी इलाके का ये मामला कथित तौर पर कृषि विभाग की जमीन को हड़पने और फर्जी दस्तावेज बनाने से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सब तहसीलदार के साथ मिलकर ये काम किया गया। इस नए खुलासे ने पहले से चल रहे विवाद को और गहरा दिया है। कंपनी पर पहले पुणे के मुड़वा और कोरेगांव पार्क में करोड़ों की जमीनें विवादित तरीके से हासिल करने के आरोप लग चुके हैं। कोरेगांव पार्क की 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन सिर्फ 300 करोड़ में बेचने और नाम मात्र की स्टैंप ड्यूटी लेने के मामले में जांच जारी है, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 6 नवंबर को सौंपी गई है। इस बीच मुड़वा मामले में बढ़ते दबाव के चलते अजित पवार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद घोषणा की कि पार्थ पवार से जुड़ी विवादित जमीन डील को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसे रद्द करने के लिए दोनों पक्षों को कुल मिलाकर 42 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे। अमेडिया कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय अमर सिंह पाटिल समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नायब तहसीलदार प्रवीणा शशिकांत बोर्डे ने इस संबंध में खड़क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। एक तरफ जहां सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है, तो एक अधिकारी को निलंबित भी कर दिया है। वहीं पार्थ पवार और अमेडिया होल्डिंग्स की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये मामला राज्य की गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, खास तौर से अजित पवार के लिए। और माना यह जा रहा है कि कहीं यह मामला गठबंधन में दरार न पैदा कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि अजित पवार कोई अलग राह इख्तियार कर सकते हैं, जिससे महायुति पर खतरा मंडरा सकता है। जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने एक बेहद अहम संदेश दिया है। एक कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए सीजीआई ने न्याय के विशेषाधिकार को लेकर बात कही। दिलचस्प बात ये रही कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। सीजीआई गवई राष्ट्रीय कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। न्याय का प्रकाश समाज के हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी पहुँचे। कानूनी सेवा की असली सफलता आंकड़ों या रिपोर्ट्स में नहीं है, बल्कि आम आदमी के उस विश्वास में है कि कोई न कोई उनके साथ खड़ा हुआ है। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, अब सरकार भी इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। सीजीआई गवई ने सीधे प्रधानमंत्री के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि कानूनी सहायता सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने एक तरह से ये इशारा कर दिया कि सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि सरकार यानी कार्यपालिका को भी ये सुनिश्चित करने में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी कि गरीब और वंचित लोगों को भी आसानी से और मुफ्त में न्याय मिल सके।
पीएम की मौजूदगी में कही गई ये बात काफी अहम मानी जा रही है। केरल में आरएसएस के एंथम को लेकर मामला गर्मा गया है। राज्य में वंदे भारत ट्रेन में स्कूली छात्रों की तरफ से आरएसएस का गाना गाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर राज्य की सियासत इतनी गर्मा गई है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल दक्षिण रेलवे ने एक्स पर वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बच्चे आरएसएस का एंथम गा रहे थे। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने इसे संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा, सरकारी कार्यक्रमों में बच्चों का राजनीतिकरण करना और उन्हें किसी खास समूह के सांप्रदायिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने इसे बच्चों के निश्चल जश्न का हिस्सा बताते हुए इसे सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये कोई अतिवादी गाना नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस घटना पर दक्षिण रेलवे की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने इसे सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था, जिसमें रेलवे का इस्तेमाल संघ परिवार के प्रचार के लिए किया गया। मामला बढ़ता देख दक्षिण रेलवे ने पहले अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटा ली थी, लेकिन बाद में इसे दोबारा पोस्ट करते हुए दावा किया गया कि छात्रों ने अपने स्कूली गीत की प्रस्तुति दी थी। केरल में अब ये धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिक राजनीति का मामला बन गया है। दोनों ही सरकारों की तरफ से बयान आने और मामले पर जांच बिठाए जाने के बाद ये मामला काफी गर्मा गया है। फिलहाल आरएसएस की तरफ से इस पर कोई सफाई सामने नहीं आई है। अब जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है, ये तो देखना होगा।